हेलो बेटा। सॉरी बच्चों, लिंक थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ वॉइस सेटिंग की वजह से। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे वापस से लाइव कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, तो उन्हीं बातों को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन वाले सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले टर्म पे थोड़ा सा समय लगेगा बेटे, 10-15 मिनट का लैगिंग हुआ है, उसको ज्यादा मत कीजिए। एक्चुअली अगर किसी चीज का पेशेंस से वेट करते हैं और वो चीज अगर थोड़ी सी डिले हो जाए तो फिर आपके मन में प्लस माइनस होता रहता है। वो लाइफ का रूल है। सुनो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लंबाई L है। इट इज लाइंग पार्शियली ऑन द टेबल, ये टेबल पर पड़ी है। रिमेनिंग पार्ट हैंगिंग डाउन फ्रॉम द एज ऑफ टेबल। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कहता है टेबल, और ये टेबल की एज है। इसमें चेन का कुछ पार्ट ऊपर पड़ा है और कुछ पार्ट अंडर ग्रेविटी नीचे लटक रहा है। अच्छा, जो पार्ट ऊपर पड़ा है उसके और टेबल के बीच में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इसे स्लिप होने से रोकेगा। वो सुरक्षित लंबाई जो लटकाई जा सके ताकि चेन स्लिप ना हो। अगर टोटल लंबाई बच्चों L है, टोटल लंबाई अगर L है तो एक्स सेफ का रिजल्ट आपको बच्चों बताया होगा। आज भी अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाले इवेंट पर। इससे पहले वाले इवेंट हटा दो बेटा, अदर्स हटाई दो। बच्चे आराम अननेसेसरी उस पर विजिट करेंगे। एक्स सेफ का जो रिजल्ट है, ये चाहो तो पढ़ा रहने। एक्स सेफ का जो रिजल्ट है दैट इज म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। अभी डिस्कस किया था बच्चों, है ना। तो सुरक्षित लंबाई जिसे फ्री फॉल से लटका सको, है ना, टेबल से नीचे लटकने वाली सेफ लेंथ, ताकि चेन अपने खुद के वजन से स्लिप ना करे। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.5, टोटल लेंथ इज गिवन एज L अपॉन 1 प्लस 0.5। राइट, ध्यान से देखो तो बन जाएगा बेटा 0.5 L अपॉन 1.5। दशमलव हटाइए, 5 से काटोगे, 5 3 15। तो क्या सुरक्षित लटकने वाली लंबाई L/3 है? अब लॉजिकली सोचो बच्चों, शाबाश, थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग रिकनेक्टेड। ध्यान से देखो तो बच्चों, जो सुरक्षित लटकने वाली लंबाई है वो अगर L/3 है तो हमसे सुरक्षित नहीं पूछा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ चेन दैट शुड लाई ऑन द टेबल। वो लंबाई नहीं जो लटक रही हो, वो लंबाई जो टेबल पर पड़ी रहे। तो सोचो बेटा, अगर सुरक्षित लटकने वाला पार्ट x बराबर L/3 आ गया तो टोटल लेंथ में से अगर L/3 निकाल दोगे तो क्या ये वाला पार्ट L माइनस एक्स हुआ करता था जो L माइनस L/3 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, 3 बन गया, 3 3 में से बन गया 2L/3। तो कम से कम 2/3 पार्ट टेबल पर पड़ा रहे, 1/3 पार्ट लटका दिया जाए। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है तो चेन अपने खुद के वजन से इस पर टिकी रहेगी, गिरेगी नहीं बेटा। तो लाइन पार्ट ऑन द टेबल, टेबल पर पड़े रहने वाला पार्ट 2/3 ऑफ L है। राइट, शाबाश। पोलिंग भी चल रही है, आप अपना रिस्पांस कर सकते हैं। यस, सी पार्ट इज द 100% रिस्पांस। पोलिंग कम बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, चलो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा। अच्छा, कभी कभी इन क्वेश्चंस में परसेंटेज पूछता है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो कि टोटल लेंथ मतलब 100%। अगर उसका 1/3 पार्ट है तो 33%, 2/3 पार्ट है तो 33 का दुगना लगभग 66-67%। राइट, आगे चलते हैं। ऐसा ही हो सकता है बच्चों, एक आधा सवाल और आपको मिल जाए। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा सवाल बच्चों, ये भी डिस्कस करने वाला सवाल है। सुनते जाइए। एक्चुअली एनएलएम खत्म नहीं हुआ, एनएलएम भी साथ साथ चलता जा रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट होकर पढ़िएगा। और हमने इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दी है बेटा। राइट, तो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है ब्लॉक है जिसका मास m है, वो कांटेक्ट में है किसी कार्ट के साथ, किसी मूविंग कार्ट के साथ। एक कार्ट है, गाड़ी है जो एक्सेलरेशन a से राइट साइड जा रही है, और इस पर एक कोई m मास का कोई पत्थर है, कोई टुकड़ा है जो इसके हाई स्पीड मोशन की वजह से, इससे स्यूडो फोर्स की वजह से चिपक सा गया। जैसे अगर हम दौड़े और हमारी तरफ आंधी आ रही तो पत्ते वत्ते हम पे चिपक जाते हैं, जस्ट लाइक सेम कंडीशन। तो ब्लॉक है जिसका मास m है, वो इन कांटेक्ट विद द कार है, और जैसा कि फिगर में दिखाया गया। क्वेश्चन कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। जो कार्ट और ब्लॉक है, ये कार्ट, मूविंग कार्ट और ब्लॉक है, इनके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन एज म्यू। ये म्यू जैसा है एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। अगर आप किसी चीज को अपने हाथ पे सपोर्ट देकर स्यूडो फोर्स की वजह से लेकर भागेंगे, अगर आप हौले हौले भागेंगे तो इस पर इतना पर्याप्त स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा कि ये स्टैटिक रह पाए। हो सकता है कम स्यूडो की वजह से, कम नॉर्मल की वजह से, कम फ्रिक्शन की वजह से स्लिप करके गिर जाए। तो देखिए कहानी कैसी है। तो अगर इस कार्ड का फॉरवर्ड एक्सेलरेशन को, जो इन्होंने ए लिख दिया, हम अल्फा लिख देते हैं,
एक ही जैसी बात है। तो बच्चों ऐसे समझो, मूविंग कार्ट जिसका एक्सेलरेशन अल्फा है, अल्फा एक्सेलरेशन से चल रही कार्ट है ना, किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के कांटेक्ट में अगर कोई बॉडी है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, जहां स्यूडो फोर्स की वैल्यू ma, यहां हो जाएगी m अल्फा। ए होता तो ma, अल्फा है तो m अल्फा। तो अल्फा जैसे एक्सेलरेशन से चल रही बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो स्यूडो फोर्स लगेगा। आपको कल पढ़ाया था स्यूडो फोर्स की बॉडी फ्रेम के मोशन के अपोजिट, मतलब किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो फ्रेम के मोशन के अपोजिट लगेगा, और ये स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक को पीछे की तरफ करेगा। प्रेस करते ही प्रेसिंग एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज नॉर्मल रिएक्शन। ये प्रेस करेगा प्रेसिंग एक्शन, इसे मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी बात ये हो गई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का लेवलिंग। अगर ये m मास का ब्लॉक अपने वजन की वजह से अर्थात mg की वजह से गिरना चाहेगा तो चूंकि ये कार्ड के कांटेक्ट में है, ये रफनेस इसे गिरने से रोकेगी, ये फ्रिक्शन गिरने से रोकेगा, और जो फ्रिक्शन से गिरने से रोकेगा उसकी वैल्यू Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n, जहां म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, n नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बच्चों ध्यान से देखिए, हम किसी भी बॉडी के संतुलन बनाए रखने के लिए, ना गिरने के लिए, दो तरीके के इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इस फोटो में सिखाता है कि स्यूडो फोर्स m अल्फा और n एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं, अर्थात n बराबर m अल्फा, और अगर वर्टिकली इसे नहीं स्लिप होने देना तो वजन mg इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन अपवर्ड। तो मैं इसे लिख देता हूं कि हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग के लिए, इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग के लिए फॉरवर्ड लगने वाला n बैकवर्ड लगने वाले स्यूडो m अल्फा के बराबर है। वजन जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये वर्टिकल फोर्सेस की बैलेंसिंग करे तो वजन mg नीचे की तरफ, वजन mg नीचे की तरफ, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, राइट। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रखो बच्चों तो आ जाएगा mg। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बच्चों वाला काम है कि हम चीजें बैलेंस करके चले। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहां ग्रेटर देन लेस देन के साइन अवेलेबल है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से साइंटिफिकली बैलेंस करनी है इनइक्वालिटी से, कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू वजन के बराबर या बड़ी हो तो भी रोक लेगी। हम इस बात को लिखेंगे कि वर्टिकली इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, वर्टिकली स्टैटिक रहने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू Fs मैक्स, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन पर वजन से बड़ी या बराबर हो। वजन के बराबर होगी तब भी रोक लेगी, और फ्रिक्शन वजन से ज्यादा होगा तब भी होगा। Fs मैक्स की वैल्यू रखो तो आ जाएगा बेटा म्यू मल्टीप्लाई बाय n, दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mg। म्यू की जगह म्यू रखिए, n फॉर नॉर्मल रिएक्शन n की जगह पर m अल्फा, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। इफ यू डू कटापिटी m से m रिमूव हो जाएगा। सो बच्चों अल्टीमेटली म्यू अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू g, या अल्फा ग्रेटर देन आर इक्वल टू g बाय म्यू, ये रिजल्ट आ गया। कोई समस्या? ऑप्शन अवेलेबल होंगे, यस। सी ऑप्शन की भरमार है बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो एक्सेलरेशन है वो इतनी तेज तो होना ही चाहिए, आई मीन g बाय म्यू के बराबर होना चाहिए, ताकि इसे इतना स्यूडो फोर्स मिले कि गिरने से रुक जाए, मतलब mg फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाए, राइट। एक्सेलरेशन दैट, हाँ ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, राइट बेटा। आगे चलें, फटाफट से पढ़ते जाइए, रिस्पॉन्स करते जाइए बच्चों, टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी आइए। क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये बातें अक्सर करके दिमाग में हर ऑप्शन को पढ़ते वक्त फीड रखिएगा। इनकरेक्ट कौन सा? पहला पॉइंट, क्वेश्चन कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। याद करिए, हम लोग के घर में जब भी कोई सिलेंड्रिकल बॉडी स्पेशली किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है तो हम उसे घसीट कर यानी स्लाइड करके ले जाने की अपेक्षा रोल करके ले जाना पसंद करते हैं। उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम अपोज करता है, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। हम मोशन कराने में कम से कम फ्रिक्शन फेस करना चाहते हैं तो रोल कराना आसान है, रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है, स्लाइड करके घसीटोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, राइट। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बच्चों दरअसल एफएस मैक्स है। फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। उसकी वजह क्या है, हम लोग कई दफा फार्मूला पढ़ चुके हैं, एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल रिएक्शन जितना हैवी होगा, बारिश में कीचड़ वगैरह होता है, स्लिपरी सरफेस होती है घरों में, अगर किसी सीमेंटेड सरफेस पर, मार्बल वाली सरफेस पर अगर सपोज करो बच्चों इनकेस ऑयल वगैरह गिर गया, डालडा गिर गया, है ना, रिफाइंड गिर गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम पैर गड़ा गड़ा के चलते हैं। उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि हम पैर को प्रेस करके प्रेसिंग एक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जिससे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन भी बढ़ेगा।
सो नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के कांटेक्ट को मेंटेन करे रखना चाहता है, वो दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तीनों ऑप्शन सही है, ऑब्वियस सी बात है। चौथा ऑप्शन ही इनकरेक्ट होगा, और सही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, जबकि सच्चाई क्या है, यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही मेरे सही ऑप्शन में जाएगा। हमें इनकरेक्ट ही चाहिए था, तो ये सब करेक्ट है, ये सब हट जाएंगे। अब इनकरेक्ट की तलाश है, सो आई विल टिक दिस आंसर। मैं डी ऑप्शन पे बबल भरूंगा, बोला डी ऑप्शन पे भरा जाएगा, है ना। कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अरे कोई भी फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन एक्चुअली, अरे हम कह रहे हैं अभी आप अगर देखो तो Fs max इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन है, तो म्यू बराबर क्या, म्यू बराबर Fs बाय एन हो जाएगा। लॉजिकली सोचो, ऊपर भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, फोर्स अपॉन फोर्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यही मुझे चाहिए था, तीसरे का डी ऑप्शन। चौथा सवाल, यस चौथा सवाल जरा जल्दी से पढ़िए बच्चों, कल क्लास में सख्ती बरतेंगे, यकीन मानो, मुर्गा मारेंगे, मुर्गा मुर्गी जो बन पाओ। ये जो बदमाशी करते हो ना तुम, ऐसा नहीं कि आप इवेंट खराब होती तो केवल आप सफर करते हो, और आपने चीजों को लाइटली फिर लेना शुरू कर दिया। एक दिन की पंक्चुअलिटी के बाद दूसरे दिन फिर अपनी औकात पे आ गए थे, रोज रोज बच्चे की तरह समझा के थक गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, एक हैवी यूनिफॉर्म चेन है जो हॉरिजॉन्टली टेबल के टॉप पर लाई करे, बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चों। क्वेश्चन कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल ऑफ द सरफेस इज 0.25। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन बी हंग ओवर एज ऑफ द टेबल, मतलब किसी टेबल के इस एंड पॉइंट से चेन की मैक्सिमम कितनी लंबाई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जा सकती है। सो थिंक, देखो ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें सेफ लटकाई जाने वाली लेंथ की वैल्यू निकालनी है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और टोटल चेन की लेंथ बच्चों एल है, तो उसका एक रिजल्ट आया था, भी हम लोगों ने याद किया था कि सुरक्षित लंबाई एक्स सेफ की वैल्यू, सुरक्षित लंबाई म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, इस वैल्यू से या तो कम हो या तो बराबर हो, ज्यादा ना होने पाए। ज्यादा लटका दोगे तो वजन की वजह से स्लाइड ओवर कर जाएगी, है ना। अब सेफ लंबाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू की वैल्यू रखो, तो म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड टेबल, बिटवीन चेन एंड टेबल इज गिवन एज 0.25। जब रखो तो आ जाएगा 0.25 into L अपॉन 1 प्लस 0.25 इज 1.25। काटा पीटी करोगे 25 से 5 बार कटेगा, सो आ जाएगा सुरक्षित लटकाई जाने वाली लंबाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू L/5। मतलब जो सुरक्षित लंबाई है वो या तो L/5 से कम हो और बहुत हो तो L/5 के बराबर हो। सो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ L/5 के बराबर होना चाहिए। अब बच्चे कह रहे हैं सर L/5 का मतलब क्या, मैंने आपसे भी कहा था टोटल लेंथ L को मानिए बच्चों 100%, टोटल लेंथ L इज इक्वल टू 100%, तो L का फिफ्थ हिस्सा कितना हो जाएगा, अपॉन 5 कर दीजिए। 5 से काटोगे तो मुझे लगता है 20% इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, भरमार के साथ। मेडिकल स्टूडेंट, आपका नेट बफरिंग कर रहा है, यहां सब कुछ ओके, पूरे चैट बॉक्स में आपके ही आगे केवल गोला गोला सर्कल है, राइट, शाबाश। डांटो तो 10-20 बच्चे बढ़ जाते हैं, गजब सिलसिला में, लेकिन डांट डांट के पढ़ा नहीं पाएंगे। एम्स 2018 का सवाल पीछे बोल देने इस बात का मतलब नहीं सवालों की वर्थ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, या ये एम्स 2018 का सवाल, बेहतर प्यारा सवाल। आइए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए जरा, ऑप्शन ए आ रहा है, सही है बेटा, बढ़िया। आओ जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सीखने वाला सवाल, बहुत धैर्य से पढ़ना, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, आंसर देने की होड़ में मत रहना, केवल कोशिश करना है सवाल आपसे लगे और आप सीखिए। रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन, एक ट्रक है, ये ऐसा ट्रक, ये वाला, राइट, ये ऐसा, ये लीजिए, बहुत सुंदर सा ट्रक, ये इसका जो रियर साइड है ओपन, इसका पिछला हिस्सा खुला हुआ है, ठीक है। इस पर एक 20 किलो का ब्लॉक रखा है जो कि ट्रक के 4 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड, ट्रक के खुले हिस्से से 4 मीटर दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर एक ब्लॉक रखा है, ऐसा ब्लॉक जिसका वजन 20 किलो है, 20 kg है। बहुत सुंदर सवाल। इसका इफ म्यू इज 0.15 एंड ग्रेविटी इज 10, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां ये जो म्यू दिया है वो 0.15 है, इस हम लोग डेटा यहां से उठा लेंगे, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो ट्रक का मोशन है वो u बराबर 0 से शुरू होता है,
ऐसे स्टार्ट हुआ, एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं काम के लिए। तो क्वेश्चन कहता है द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मीनिंग थीम समझिए, ट्रक चला आगे एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेटेड फ्रेम पर रखे ऑब्जेक्ट पर लगेगा स्यूडो। स्यूडो लगने की वजह से फ्रिक्शन रोकने की तो कोशिश करेगा बट हो सकता है रोक ना पाए, तो ये बॉक्स सरकते 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 टप से नीचे गिर जाएगा। जितनी देर में सरक कर नीचे गिरेगा तब तक ट्रक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे बढ़ जाएगा। मैं फिर पढ़ देता हूं, द बॉक्स विल फॉल ऑफ फ्रॉम द ट्रक, बॉक्स ट्रक से गिरेगा when it has a distance of x मीटर from starting point, जब ट्रक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से x मीटर फॉरवर्ड आगे बढ़ जाए। तो बच्चों ट्रक का आगे बढ़ना, ये ट्रक की नई पोजीशन है। मान लीजिए आपका ट्रक चलते चलते यहां कहीं आ गया, ना ट्रक का पीछे का हिस्सा है, हमने ऐसे दिखा दिया, तो ट्रक की जो शिफ्टिंग हुई है वो मान लीजिए x है, ट्रक की शिफ्टिंग x है, और ट्रक को यहां से, ट्रक का केवल फॉरवर्ड हिस्सा दिखाएंगे, मान लीजिए ट्रक को यहां से, है ना, यहां तक पहुंचने में, ट्रक को यहां से यहां तक शिफ्ट होने में x चलना पड़ा, एक्सेलरेशन पता है, u पता है। अच्छा यहां जब वो चला, स्टार्टिंग पॉइंट था यहां t बराबर 0, और यहां से यहां तक पहुंचने में मान लीजिए t समय लगा, t बराबर t समय लगा। अच्छा सुनो, जितनी देर में ट्रक का फॉरवर्ड मोशन देखना है क्या, इतनी, ये हमें कौन सा टाइम देखना है, तो जितनी देर में ब्लॉक सरक के पीछे गिर जाए, पीछे 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 ये गिरा, उतनी ही देर में ट्रक कितना सरक जाएगा। अब सुनो, मान लीजिए इसने भी अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करा है, रेस्ट से स्टार्ट करा है, तो इसमें भी यात्रा शुरू करी है t बराबर 0 से, और ये भी जो फॉल ऑफ करने वाला होगा, मतलब ये जब टप से गिरने वाला होगा तब ये भी t बराबर t समय पर होगा। मीनिंग एक साथ चलना शुरू, ये एक्सेलरेट होकर आगे, स्यूडो की वजह से पीछे, ये आगे जाता जा रहा है, ये स्यूडो से पीछे, ये मोशन से आगे 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 आगे, ये टप से गिरा, तब तक ट्रक कितना चल चुका है। अच्छा टाइम यानी घड़ी दोनों के लिए जैसी, t बराबर 0 पर दोनों का मोशन स्टार्ट हुआ, और t बराबर t पर ट्रक शिफ्ट हो गया और बॉक्स गिर गया। सही है। अब मुझे बताओ जरा सा बेटा, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ट्रक के पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर रखे बॉडीज पर स्यूडो फोर्स लगता है। देखिए जरा कितना स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स के नाम पर पीछे की तरफ लगेगा ma, जहां m बॉडी का मास है और a फ्रेम का एक्सेलरेशन है। सो 20 दूनी 40, बच्चों केवल फोर्स दिखा पाएंगे नहीं, शीशा लेकर हो जाएगा डायग्राम में। 20 kg का ब्लॉक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे रखा है, फ्रेम का एक्सेलरेशन a बराबर 2, एक्सेलरेटेड फ्रेम पर रखे ऑब्जेक्ट पर लगेगा स्यूडो, स्यूडो की वैल्यू ma, m बॉडी का मास 20, एक्सेलरेशन 2 40, 20 दूनी 40, राइट। अच्छा जैसे ये पीछे जाएगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ काम करना शुरू कर देगा, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज Fs मैक्स बराबर, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन काम कर सकता है, देखिए उसकी औकात Fs मैक्स बराबर u मल्टीप्लाई बाय n, राइट। अच्छा देखो जरा, 20 किलो का जो वजन है दैट इज 20g के साथ, 20 मास है, g ग्रेविटी है, के साथ ये ट्रक पर करेगा प्रेसिंग एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। 20g का मतलब 200 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, तो 200 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। लॉजिक, एक्सेलरेटेड फ्रेम की वजह से 40 का स्यूडो पीछे, मोशन पीछे तो फ्रिक्शन आगे, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में म्यू बराबर 0.15 दिया है, और नॉर्मल रिएक्शन के नाम पर वर्टिकल बैलेंसिंग से क्या n बराबर 200 आ जाएगा, ये 200 रख दीजिए। लॉजिक सुनिए, 0 0 खत्म कर दो, दशमलव को 2 स्थान खिसका दो, 15 दूनी 30, असल में 30 का जो फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा, 30 न्यूटन। मीनिंग स्यूडो 40 पीछे है, फ्रिक्शन 30 आगे है। अब अगर 20 kg के वेट को बैलेंस करोगे, 20 kg के वेट को बैलेंस करोगे, तो सुनो बहुत ध्यान से, मैं केवल 20 kg के बॉडी पर एफबीडी लगा रहा हूं कि ये किस तरीके से एक्सेलरेट होकर पीछे गिरेगा, उतनी देर पर इतनी ही कॉस्ट पर ट्रक कितना आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो 20 kg के लिए मैं लिख दे रहा हूं, 20 kg के लिए, मैंने कहा ना बहुत प्यारा सवाल है, सीखिए आंसर की होड़ मत पड़िए। पीछे 40 आगे 30, नेट फोर्स 40 माइनस 30 बराबर 10 न्यूटन, तो मैं लगाने जा रहा हूं इस पर एफ नेट इज इक्वल टू ma, स्यूडो 40, फ्रिक्शन रोकने वाला 30, 40 माइनस 30 बराबर 10, बराबर मास के नाम पर 20 है, और एक्सेलरेशन a है, 0 से 0 कट गया, क्या a बराबर 1/2 आ जाएगा, सो एक्सेलरेशन a बराबर 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनो, 0 से यात्रा शुरू करने वाला 20 किलो का बॉक्स 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ कितनी देर में 4 मीटर की दूरी तय करके ट्रक के ओपन एंड से गिर जाएगा। तो मैं लगाने जा रहा हूं फॉर बॉक्स, है ना, इसको हटा दे बेटा, इसे थोड़ा सा साफ कर दे बच्चों, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। फॉर बॉक्स, फॉर बच्चों साफ साफ आ रहा है,
ब्लू कलर भी साफ दिख रहा होगा। फॉर बॉक्स को चलना कितना है हम पहले बता दें, एस बराबर 0 से स्टार्टिंग है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ट्रक के बॉक्स के एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मैं लगाने जा रहा हूं एस बराबर रेस्ट से चला है यूटी 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स पीछे की तरफ हाफ इनटू टाइम टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, टी स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए, टी बराबर 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये बॉक्स एक्सेलरेशन हाफ के साथ 4 मीटर दूरी तय करता हुआ सेकंड इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर के हिसाब से नीचे गिर जाएगा 4 सेकंड। तो यहां से टाइम अर्थ आ गई टी बराबर 4 सेकंड। अच्छा ये बताओ, जितनी देर में बॉक्स पीछे गिरेगा उतनी देर में ट्रक कितना आगे चला जाएगा, तो टाइम पता चल गया 4 सेकंड। अब ट्रक पे आ जाओ, ट्रक ने भी अपनी यात्रा रेस्ट से, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रक का यू 0 है, टाइम लगा है 4 सेकंड, एक्सेलरेशन पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लगा दो बेटा x बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ut कितना है, u फॉर 0, t फॉर 4 सेकंड, टोटल टाइम इंटरवल लेना है 0, 4 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक की कहानी, टाइम का स्क्वायर, टाइम 4 सेकंड का स्क्वायर, 4 सेकंड का स्क्वायर, यूटी वाला टर्म 0, हाफ से हाफ कैंसिल, 4 चौको 16, ट्रक 16 मीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे। यस, बहुत प्यारा बेटा, यस, टाइम 4 आया था बेटा, बोलो बेटा सी ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल बच्चों, बेहद लजीज और टेस्टी, सीखने वाला सवाल। मैं एक बार इसके फिर से एनालिटिक्स इन शॉर्ट बता दूं बच्चों, मैं इसके इन शॉर्ट एनालिटिक्स एक बार बता सकता हूं। 48% बच्चों का सवाल सही था, 37% बच्चे ए ऑप्शन की तरफ थे जो कि गड़बड़ था, वो टाइम का आंसर था बेटा। 11% बच्चे बी ऑप्शन और बहुत ही कम बच्चे डी ऑप्शन के साथ थे बच्चों। प्लीज तुक्का ना मारें, सवाल करें, अटेम्प्ट करें, फिर इसके बाद रिस्पॉन्ड करें। एक बार इन शॉर्ट सुन लीजिए। ट्रक एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है जिस पर रखे बॉक्स पर स्यूडो फोर्स लगेगा, ये पीछे सरकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, फ्रिक्शन और स्यूडो की लड़ाई में आए नेट फोर्स की वजह से ये बॉक्स एक्सेलरेशन हाफ के साथ 4 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करेगा फ्रॉम इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s बराबर ut 0 हो गया था, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। जितने टाइम में 4 सेकंड में पीछे गिरेगा उतने टाइम में ट्रक कितना सरक जाएगा ये निकालना, तो फिर से सेकंड इक्वेशन लगाओ, x बराबर ut 0 प्लस हाफ a ट्रक का a और टाइम t का स्क्वायर 16, राइट। यस, वेरी लजीज और टेस्टी बेटा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा सवाल था, छठा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, छठा सवाल, सवाल छोड़ेंगे नहीं बेटा, मस्त सवाल है। सेशन बिल्कुल कंप्लीट करिए, अपने आप को डांट के रिवीजन कराइए, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। मार्च इज अबाउट टू एंड। क्वेश्चन कहता है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद अ हॉरिजॉन्टल, what is the value of coefficient of limiting friction for which block slide down the plane? मीनिंग क्या है? क्वेश्चन कहता है भैया एक इंक्लाइन सरफेस है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ये प्लेन अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, इस पर एक बॉक्स रखा है। अच्छा, इंक्लाइनेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो प्लेन की ढलान है वो अल्फा है ना, अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और इस पर एक बॉक्स रखा, लो भैया बॉक्स रख दिया, लीजिए एम मास का बॉक्स रख दिया। What is the value of coefficient of limiting friction for which block slide down the plane? Actually यहां होना चाहिए just slide down the plane, just slide down the plane, ऐसा म्यू बताओ ताकि बस सरकना शुरू कर दे। अच्छा बच्चों सुनो, हम आपसे कहेंगे जैसे ही कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर, टेढ़े प्लेन पर रखी जाए, चाहे फोर्स टेढ़ा हो चाहे प्लेन टेढ़ा हो, कंपोनेंट दोनों में करने हैं। तो m का वजन का जो कंपोनेंट है दैट इज mg, mg की 2 कंपोनेंट, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के अलोंग, ये अल्फा, mg का जहां से अल्फा वो mg cos अल्फा, दूसरा कंपोनेंट mg sin अल्फा, राइट। mg sin अल्फा इसे स्लाइड डाउन करके नीचे लाएगा, mg cos अल्फा से दबाएगा, दबाकर करेगा प्रेसिंग एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। जैसे ही ये सरकना चाहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम करना शुरू कर देगा fs max के साथ। अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगर ये सरकना चाहता है तो ये सरक तभी पाएगा जब mg sin अल्फा
एफएस मैक्स को जस्ट बैलेंस करके थोड़ा सा बढ़ जाए, सरकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बतानी फॉर व्हिच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। जस्ट स्टार्ट का मतलब होता है बेटा ठीक बैलेंस कंडीशन से थोड़ा ज्यादा, वो थोड़ा ज्यादा हम काउंट नहीं करते, हम बैलेंस कंडीशन को काउंट कर लेते हैं, राइट। तो जस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इसे सरकने से रोकने के लिए या जस्ट सरकाने के लिए दोनों अलोंग द प्लेन फोर्सेस को बैलेंस होना आवश्यक है, राइट। तो देखिए डाउन द प्लेन लगने वाला mg sin अल्फा, mg sin अल्फा, है ना, अगर ठीक ठीक बैलेंस हो जाए एफएस मैक्स का मतलब म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, और एन की जगह पर mg cos अल्फा, mg से mg एलिमिनेट, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा is equal to tan अल्फा। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए दैट इज म्यू बराबर tan अल्फा। ऑप्शन संख्या ए के साथ ज्यादातर बच्चे हैं और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये क्वेश्चन पक्का पक्का आपने पहले से कर रखा है, चट से आंसर मार दिया। अगला सवाल पेश करता हूं आपके लिए, 7वां सवाल, अच्छा सवाल, करो कोशिश, बहुत अच्छा सवाल, नीट 19 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, दिखाते हैं कैसा सवाल है। क्वेश्चन कहता है ब्लॉक ऑफ मास 10 किलो, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 किलो, ये इन कांटेक्ट अगेंस्ट इनर वॉल ऑफ द हॉलो सिलेंडर ड्रम है, ठीक है भाई, इसकी रेडियस 1 मीटर। मीनिंग समझो, एक हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर, और ये हॉलो सिलेंडर पक्का अपनी एक्सेस के अबाउट वॉशिंग मशीन के ड्रायर की तरीके चक्कर मार रहा होगा। मान लो इसका चक्कर मारते वक्त एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे इसलिए लिया चूंकि क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी शब्द का जिक्र है, तो चक्कर मार रहा तो मेगा। इसमें क्वेश्चन कहता है ब्लॉक ऑफ मास m इन कांटेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल, जो चक्कर मारने वाला ब्लॉक है वो कुछ ऐसा है, ये कितने किलो का है 10 किलो का, है ना। तो चक्कर मारते मारते दीवार पे जाके चिपक गया, स्यूडो फोर्स के चक्कर मारा, ठीक है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल, ब्लॉक और अंदरूनी वॉल के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो मैं इसको यहां पहले मेंशन कर लेता हूं कि म्यू इज इक्वल टू 0.1। बहुत अच्छा। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप ब्लॉक स्टेशनरी, मिनिमम कितनी तेज चक्कर लगाएं कि ये दीवार से चिपका रहे, अर्थात गिरने ना पाए। बच्चों सिंपल सी बात है, ये गिरेगा केवल एक ही परिस्थिति पर, जब इसका वजन बोले तो mg बोले तो 10g फ्रिक्शन से बैलेंस ना हो पाए। और अगर इसे गिरने नहीं देना, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ताकि सिलेंडर स्टेशनरी रहे, रुका रहे, तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है यानी कि म्यू मल्टीप्लाई बाई एन है। अगर दीवार और इस ब्लॉक के बीच काम करने वाला कांटेक्ट सरफेस फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा mg गिराने की अपोजिट टेंडेंसी पर लगेगा, अगर ये वजन को ठीक ठीक बैलेंस कर दे तो ये जहां है वहीं टिका रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। एक बार बहुत सिंपल सी है, हम वर्टिकल बैलेंसिंग करेंगे तो खास करके दिखा देंगे। हम लिखेंगे कि ब्लॉक के स्टेशनरी रहने के लिए, सिलेंडर के नहीं बेटा, कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, उसकी शर्त में लिख देता हूं कि एफएस मैक्स ऊपर की तरफ दैट शुड बी इक्वल टू वजन mg नीचे की तरफ। एफएस मैक्स ऊपर कितना है बेटा, म्यू मल्टीप्लाई बाई एन इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ। अब बस एक काम रह गया बेटा, वो रह गया n का। सुनो कैसे, कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पर आएगी तो सर्कुलर पाथ पर उसे पाथ मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता है। ये सवाल सर्कुलर में भी डिस्कस हो सकता है, बट यहां कर लो, सीख लो, कोई इतना तगड़ा नहीं। तो सर्कुलर पाथ सिलेंडर के साथ गोल गोल चक्कर लगाने के लिए इसे सेंटर की तरफ यानी सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता है। सेंट्रीपेटल फोर्स का अरेंजमेंट दीवार को प्रेस करने पर मिलने वाली नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा। मतलब अगर किसी सिलेंडर में रख करके अगर किसी चीज को सर्कुलर घुमा दिया जाए तो वो जितनी भी फ्री बॉडी होगी वो सब सिलेंडर की दीवार से चिपक जाएगी, चिपक कर करेगी प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो अंदर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन ही इसे रिक्वायर्ड चक्कर मारने वाला फोर्स बोले तो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी अंदर की तरफ। दीवार की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर ये ब्लॉक दीवार को फाड़ना चाहेगा, प्रेस करेगा, और प्रेस करते ही सेंट्रीफ्यूगल से होगा प्रेसिंग एक्शन,
इसे मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा तरीका इसी बात को कहने का कि सर्कुलर पाथ के लिए इसे अंदर की तरफ मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। एक ही बात है बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं लिखूंगा नॉर्मल रिएक्शन ही एफसी है, N is equal to FC. So normal reaction is equal to centripetal force के दो फॉर्मूले चॉइस आपके ऊपर है। The first one is mv square by r और the second one is in terms of omega and that is mr omega square. Right? So normal reaction की जगह mr omega square रखो। जैसे ही n की जगह पर mr omega square रखोगे, म्यू की जगह म्यू है, n की जगह पर mr omega square is equal to mg. m से m खत्म। That's it. खत्म खेल बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बताओ। हमने कहा ओमेगा ही चाहिए, ओमेगा रोक लो, इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर को रोक लिया, जी अपनी जगह पर है, अपॉन म्यू आर आ जाएगा, इज इक्वल टू जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 10, ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, अपॉन म्यू फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं क्या कर दिया, म्यू आर करना बेटा, जी अपनी जगह पर रहेगा, जी अपनी जगह अपॉन में म्यू आर आ जाएगा, म्यू आर, जी की जगह पर 10 अपॉन म्यू की जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह 0.1 मल्टीप्लाई, रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, ध्यान से देखो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 मीटर, 1 मीटर, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, नीचे 1 into 1 1 बचा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अच्छी वोटिंग, लेकिन बहुत ही कम संख्या में वोट, 42 वोट पड़े इस पर। सर बच्चों आप थोड़ा सा आगे के टॉपिक वाली कॉन्सेप्ट से विचलित हैं, इसलिए आप सही रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। 7वां अच्छा सवाल खत्म होता हुआ, ऑडियंस संख्या कमजोर, कल क्लास में डंडा चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट? नोट्स लेके आना क्लास में, भूत बना देंगे बच्चियों को, चुड़ैल बना देंगे। सुनो 7वां खत्म, 8वां सवाल, ये फिर से एक बार रिकैप दे दें। सिलेंड्रिकल बॉड से चिपक कर ये बाहर की तरफ करेगा प्रेसिंग, स्यूडो प्रेसिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रेसिंग एक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, सो n बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, राइट? जैसे n मिला, अब वर्टिकल बैलेंसिंग करो, ये हो गई हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग, अब करो वर्टिकल बैलेंसिंग। अगर गिरने नहीं देना है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कम से कम बराबर दो वजन के, बराबर कर लिया, दैट्स इट। 8वां नंबर, प्यारा सवाल, खूबसूरत सवाल, आगे बहुत प्यारे सवाल हैं, थोड़ा ना ये PY2 2017 का, थोड़ा सा रिदम बना दो, आगे बहुत अच्छे सवाल दिखाते हैं। क्वेश्चन कहता है बॉडी है जिसका मास m है, वो रेस्ट पर है किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पर, हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अगर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन है, then the minimum force needed to move body up along the plane। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये m मास की बॉडी, और ये रेस्ट कंडीशन पर है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी है। ऐसा नहीं कि बॉडी स्मूथ सरफेस पर है, स्मूथ सरफेस पर तो टिकेगी नहीं, mg sin थीटा के सर से सरक जाएगी। ये रफ सरफेस पर है जिस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, बहुत अच्छी बात, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वजन mg काम करेगा नीचे की तरफ, है ना, चाहे फोर्स टेढ़ा हो चाहे प्लेन टेढ़ा हो। mg के कंपोनेंट, mg का दो कंपोनेंट, along the plane perpendicular to the plane, ये थीटा, ये थीटा। mg का इधर कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg का along the plane कंपोनेंट, mg sin थीटा। अरे mg cos थीटा, mg sin थीटा, एक दबा रहा है, एक चला रहा है, एक प्रेसिंग एक्शन, एक स्लाइडिंग एक्शन, बहुत बढ़िया। अब सुनो, क्वेश्चन कहता है, अच्छा एक और बात है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग टेंडेंसी का अपोज करता है। अब अगर इसको फ्री छोड़ दोगे तो सरकना चाहेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव बॉडी अप अलोंग द प्लेन, बॉडी अब चलानी है। अच्छा बॉडी अगर ऊपर चलाओगे, अगर अपवर्ड फोर्स लगाओगे तो मोशन टेंडेंसी अपवर्ड, तो फ्रिक्शन अब काम करेगा डाउनवर्ड, और फ्रिक्शन का फार्मूला Fs बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन।
म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन n, n कहां से मिलेगा? तो जितना m मास की बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर करेगी प्रेसिंग एक्शन, उतने का मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। सो n बराबर mg cos थीटा, राइट। तो फोर्स जो अपवर्ड लग रहा है, राइट, अगर आपको इस बॉडी को बस सरकने की नहीं है, अगर आप इस बॉडी को जस्ट चलाना चाहते हैं तो पहला काम आपको इन दोनों को तो बैलेंस करना पड़ेगा। किसको किसको? अब वजन के कंपोनेंट mg sin थीटा और चलने की टेंडेंसी का अपोज करने वाला म्यू mg cos थीटा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बच्चों बॉडी को जस्ट चलाने के लिए, बच्चों ये अपने आप से याद रखा करो, मिनिमम का मतलब जस्ट चलाना, चलने के लिए भी प्रेरित करना। बिल्कुल सही ऑप्शन चिल्लाने लगे बच्चे। अब सुनो, अपवर्ड फोर्स शुड एट लीस्ट बैलेंस, भाषा समझिए, mg sin थीटा एंड fs max, mg sin थीटा एंड फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। राइट, mg कॉमन ले सकते हैं आप, जैसे mg कॉमन लेंगे यहां आ जाएगा sin थीटा और प्लस हो जाएगा म्यू cos थीटा। That's it. And hope D option is the correct option. Yes, D option से चैट बॉक्स भरा हुआ। कांस्टेंट ऑडियंस 188 बनी हुई है। खुशी की बात है, थोड़ा सा तकलीफ इस बात की है कि संख्या ठीक है लेकिन आप पूरी संख्या में कभी अवेलेबल नहीं होते। चलो 8वां डन, आसान सवाल था। 9वां सवाल, ओ हो, डे 2003 का सवाल, बहुत प्यारी बात, क्या बढ़िया बात कही है 10 भाई। 9वां सवाल, 9वां सवाल, रुको जरा ब्रेक लेते हैं, एक मिनट रुको। ये बताओ ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है? जरा थंब दिखाओ फटाफट से चैट बॉक्स पे। ऑडियो वीडियो सही आ रहा है बेटा? अबे तुम लोग क्वेश्चन लिखने के, क्वेश्चन दिखाने के पहले आंसर छाप देते हो क्या? अच्छा पीडीएफ है आपके पास, अच्छा आप तो आंसर लिखे बैठे होगे। अरे रचना निगम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। लक्ष्मी पटेल जी, आश्रम जी, आदित्य जी, मोहम्मद कैफ जी, प्रणा जी बहुत बढ़िया। चलो शायद, शाबाश बेटा, जल्दी हम दिखाओ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब तो वॉइस वाली शिकायत नहीं है। कहाँ गए मिस्टर दीपक यादव जी? कोई समस्या बेटा? दीपक कहाँ गए भैया? अब अगर तुम ना आए तो हम चैट बॉक्स में आ रहे, रुक जाओ अभी। तो मेरे इवेंट डिस्टर्ब करी पिछली बारी। चलो खैर मजाक कर रहे हैं, आ जाओ काम पे आ जाओ। ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बड़ी खुशी की बात है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग वापस कंटिन्यू आ गए। सवाल पढ़िए, आंसर करिए बच्चों। टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करिए, देख लेना आराम से, फुर्सत मिले तो। फुर्सत ही नहीं होगी तुमको, बिजी जो। 9वां सवाल कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ? फोर्स एफ की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ सच दैट ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। या डज नॉट मूव के ही सवाल आएंगे। डज नॉट मूव का मतलब दरअसल बैलेंसिंग ऑफ फोर्स से बेटा। अच्छा एक बात और सुनो, इस बात को ध्यान रखना, सवाल में टूट ना पड़ना दरिद्रों। डज नॉट मूव का मतलब बैलेंसिंग का सवाल है, इक्विलिब्रियम का सवाल। और डज नॉट मूव मतलब ना चले, जस्ट चलने वाला हो, चलने से रोक लिया जाए, ये सारी भाषाएं एक जैसी हैं, राइट? ठीक है बेटा, आओ जुगाड़ करते हैं। अब इस फोटो को देखो, ये आपका प्यारा सा बिल्कुल चमकता हुआ शानदार ब्लॉक, तो बढ़िया ड्राइंग बनाई आदर्श भाई ने। तो ये आपका ब्लॉक, और ऑडियो सेटिंग के लिए मैं अंकुर भैया का विशेष शुक्रगुजार हूं। हालांकि थोड़ा सा गुस्सा आया था शुरुआत में, लेकिन इज ए वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे दिल के आदमी है। सुनिए, हमारे पास एक पूरा बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में √3 kg का एक मास रखा है और इस √3 kg के मास को ऐसे इंक्लाइन प्रेस किया गया है। बच्चों सुनो, सबसे अच्छा एफर्ट होता है कि अगर आप सीधे इसको धक्का देते, बट एफर्ट इंक्लाइन तरीके से किया गया है। हम तो अपनी भाषा शैली से परिचित हैं। जब भी कभी इंक्लाइंड एक्शंस आएंगे बच्चों, चैट बॉक्स में कोई बदमाशी नहीं करोगे, सीधे काम पे फोकस करो। जब भी कभी किसी बॉक्स, किसी बॉडी पर इंक्लाइन फोर्सेस लगाए जाएं, तो अगर ये इंक्लाइन फोर्स एफ है तो हम एफ के तत्काल कंपोनेंट करेंगे। अच्छा देखो कैसे, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से अगर ये एंगल 60 है तो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ये भी तो 60 होगा, क्योंकि ये वाला 60, ये वाला 60 एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट। अब फोर्स इंक्लाइंड है, एफ फोर्स इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। जब भी कभी फोर्स इंक्लाइंड दिखाई दे, तत्काल करो कंपोनेंट एफ का, जहां से 60 हो बनेगा एफ का cos 60, एफ का cos 60, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा डाउनवर्ड बन जाएगा एफ का sin 60, राइट?
ब्लॉक पर लग रहे डाउनवर्ड इंक्लाइंड एफ फोर्स के 60 डिग्री पर दो कंपोनेंट एफ कॉस 60 एफ साइन 60। साथ ही साथ ब्लॉक का वजन √3 kg है, तो ब्लॉक का मास √3 kg है। मास m होता तो वजन mg, मास √3 है तो वजन √3g। तो फोर्स का एक कंपोनेंट और वजन दोनों मिलकर करेंगे प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स का एक कंपोनेंट सरकाने की कोशिश कर रहा है, अगर रफनेस अवेलेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, अगर रफनेस अवेलेबल है तो ये सरकने वाली टेंडेंसी का फोर्स करेगी, सो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा। एफएस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हो सकता है। देखो जरा कितना, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, जहां म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन है। वर्टिकल बैलेंसिंग से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बराबर ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ। देखो जरा कितना हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन बराबर ये दोनों फोर्सेस, उनमें से पहला है √3g और दूसरा है f sin 60 डब्बा 1, राइट। मतलब तमाम सारे फोर्स का तामझाम फैला दिया। अब सुनिए, f cos थीटा f sin थीटा mg, दोनों प्रेसिंग एक्शन वजन और f का कंपोनेंट प्रेसिंग एक्शन नॉर्मल रिएक्शन, n बराबर दिस प्लस दिस। मोशन टेंडेंसी आगे, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन का फार्मूला एफएस मैक्स बराबर म्यू एन, म्यू की जगह म्यू है और एन की जगह पर इन दोनों का रख दिया। देखो जरा, अब अगर ये ब्लॉक डज नॉट मूव ना करे, इसे बैलेंस होना चाहिए। अच्छा एक बात और, वर्टिकल फोर्सेस तो हम पहले ही बैलेंस मान चुके हैं, हमें तो हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग की आवश्यकता है। और हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग का मतलब आगे वाला बराबर पीछे वाला। आगे कौन, f cos 60, आगे की तरफ should be exactly at this balance। ये आगे ड्राइव वाला फोर्स अगर फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाए, जहां फ्रिक्शन है एफएस मैक्स बराबर म्यू एन बराबर म्यू, और एन की जगह पर ये रखा √3g प्लस का ये कितना है f sin 60, राइट। बच्चों थोड़ा सा इधर किनारे हट गए, अब इनकी वैल्यू रखने की बारी आ गई। और बहुत ध्यान से देखना, f cos 60 is 1/2, cos 60 1/2 बराबर म्यू की जगह म्यू की वैल्यू रखो। म्यू की वैल्यू बच्चों ये दी है 1/2 √3, 1/2 √3। डब्बे के अंदर आ रहा है बेटा √3g प्लस f sin 60, और sin 60 भी है बच्चों √3/2। f अपनी जगह है और sin 60 √3/2। और ध्यान सुनना, जल्दबाजी मत करना, सही है। आगे चले, एक थोड़ी सी बाउंड्री बना दे, एक थोड़ी सी यहां पे बाउंड्री बना दे कि ये सारे कैलकुलेशन अलग किए गए हैं ना। अब सुनो और ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, बारीक बारीक देखो। देखो f/2 चुपचाप लिखते चलो, बराबर ध्यान से देखो, √3 ऊपर से, √3 नीचे से। ये जो 1/2 है वो अंदर जाएगा तो 1/2 g से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा g/2 प्लस का, यही 1/2 जब f/2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 2 जा 4 बन जाएगा f/4। अब f/4 में f/2 घटाओ, मन में करिएगा, आधे में 1/4 घटाओगे 1/4 बचेगा। f/2 माइनस f/4 इज इक्वल टू f/4, आराम से करना, इज इक्वल टू g/2, g फॉर ग्रेविटी 10/2 की जगह 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर 10 दूनी 20 न्यूटन। आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है, ऑप्शन ए भरा पड़ा है। बच्चे बहुत होशियार, मेरा पढ़ाना पूरी तरह सार्थक होता हुआ मुझे गर्व है इस बात पर बच्चों कि आप मुझसे पहले रिस्पॉन्स कर पा रहे हो। मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, लेकिन आपका मस्तिष्क ऐसे ही फर्टाइल रहना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल डन, ब्रेवो। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज साइको दिव्यांश कहते हैं, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं होती बच्चा। इसी ओमेगा वाले चैनल पर थोड़ा सा पीछे जाके देखना, जुलाई अगस्त के आसपास एक बहुत प्यारा सा लेक्चर पड़ा हुआ, स्पेशली बेसिक मैथमेटिक्स का दिव्यांश बेटा, तो आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री सीखने का भरपूर मौका मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 1.5 घंटे का लेक्चर देखना, मजा आ जाएगा। चले, यस बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक बार क्वेश्चन का रिकैप कर दूं, बहुत प्यारी सी कॉन्सेप्ट, टाइम के लिए चिल्लाओगे नहीं, चीखोगे नहीं, मन करे रुकना, मन करे चले जाना। क्लास में कल सारे नोट्स चेक करेंगे, दावे एक साथ करें, बाकी डिसाइड कर लो। क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम वैल्यू बता दो इस एफ फोर्स की, मतलब ऐसे फोर्स लगाओ कि बस चलने वाला हो, जैसे तैसे रुका। सुनो, एफ के कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, वजन और एफ साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। ड्राइविंग फोर्स अगर फ्रिक्शन से बैलेंस हो गया तो ये ब्लॉक चल नहीं पाएगा। वर्टिकल बैलेंसिंग अलग करना, उससे एन मिलेगा।
हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से वो शर्त मिलेगी जो आपको चाहिए। हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग के लिए f cos 60 आगे की तरफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ। म्यू म्यू है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। सब वैल्यू रखते जाओ, आराम आराम से कैलकुलेशन करना। जैसे देखिए cos 60 1/2 रखा है, म्यू की वैल्यू 1/2 √3 ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, और √3g की जगह √3g, f की जगह f, sin 60 की जगह √3/2, √3 कटता हुआ f/2 बराबर g, f/2 बराबर g/2 प्लस का f बाई 2 दूनी 4, आधे f में 1/4 f निकालोगे, 1/4 f यानी f/4 बचेगा, इज इक्वल टू g/2, g की जगह 10/2, काटा पीटी, आंसर f बराबर 20 न्यूटन। मस्त सवाल। मतलब आदर्श मौर्य कहते हैं सर क्वेश्चन 8 समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बच्चों फ्लैशबैक पे जाके कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशान मत हुआ करो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ऑफलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। जेई 2005 का सवाल, जेई मेंस 2005 का सवाल, बहुत प्यारा सवाल, छोटा सवाल। इस सवाल को दो तरीके से एटलीस्ट किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, और आप इसे चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। हम इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। कंसीडर अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन रोड विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कोई जानकारी स्पीड की किलोमीटर पर आवर में दी हो, आप उसे कोशिश करें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। हालांकि बहुत छोटी टेक्निक है, आप किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड्स में बदलकर भी ऐसा कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, आपका रिस्पॉन्ड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कार की स्पीड जो कि 72 किलोमीटर प्रति आवर दी गई, उसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाए, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20, तो रिस्पॉन्ड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं इस बात को यहां से तत्काल हटाऊंगा, सिखाना था सिखा दिया। कार की स्पीड को बेहतर होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 20 मीटर पर सेकंड के टर्म्स में डील करें। क्वेश्चन कहता है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.5। अगर कार बना दे बेटा, ध्यान से देखिएगा। डन। ये सोनाटा की बेहतरीन कार, फिलहाल काम चलाने के लिए बच्चों हल्की बात ही नहीं करते हम लोग, बड़ी बड़ी कार है। आजा बच्चे, इस कार की जो रफ्तार है दैट इज v बराबर 20 मीटर पर सेकंड। रोड और टायर के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है v बराबर 0.5। क्वेश्चन कह रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें कार को स्टॉप किया सके, मतलब 20 की रफ्तार से चल रही कार, जब ब्रेक लगाओगे तो फ्रिक्शन काम करेगा जो मोशन को रोकेगा, तो कम से कम कितना डिस्टेंस चलने के बाद आपकी कार रुकेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिजल्ट। आपको एक छोटी सी बात, बच्चे चिल्ला रहे हैं, ऑप्शन चिल्ला, आंसर चिल्ला रहे हैं, तो सुनो। जब भी कभी कोई बॉडी किसी सर्टेन वेलोसिटी से किसी प्लेन पर चल रही हो, v वेलोसिटी से, अल्टीमेटली अगर हमें इसे स्टॉप करना है, मतलब हमें इसकी अगर फाइनल वेलोसिटी को 0 बनाना, जबकि ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चले, यहां से यहां तक इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्प्लेसमेंट अगर s हो, तो पहली और आखिरी बात ध्यान रखिएगा, बॉडी का वजन mg, जितना प्रेसिंग एक्शन उतना नॉर्मल रिएक्शन, मोशन आगे, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन का रिजल्ट एफएस मैक्स बराबर म्यू एन, म्यू और एन mg के बराबर, राइट। जब फ्रिक्शन इसे रिटार्ड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अर्थात म्यू mg को रिटार्डेशन ma के बराबर कर दो। रिटार्डेशन फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg को रिटार्डेशन ma के बराबर करो, m से m खत्म, a बराबर म्यू g। अब इसे रट भी सकते हो कि किसी भी सरफेस पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो रिटार्डेशन के नाम पर म्यू जी आएगा। दूसरी बार डायग्राम में डाला है ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद जाए। अब सुनो मेरी बात, कोई चला यू से था, अल्टीमेटली रेस्ट पर आ जाए, रिटार्डेशन के नाम पर ए बराबर म्यू जी लगे, राइट। स्टॉपिंग डिस्टेंस एस पता करनी हो, थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी के अपोजिट होने की वजह से रिटार्डेशन, तो साइन नेगेटिव, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, सो 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 म्यू जी एस। इसे इधर उठा लो, 2 म्यू जी एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सो s बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी।
ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिजल्ट है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिजल्ट है बेटा, राइट। चले आगे, आंसर आ रहे हैं बच्चों के, है ना। ये सवाल हमने प्रॉपर सुनो, हमने अभी तक सुनो बच्चों, सवाल सॉल्व ही नहीं किया, हम सवाल के इर्द गिर्द का डिस्कशन कर रहे थे। सवाल तो 1 मिनट में सॉल्व होगा, अब आराम से इसका रिजल्ट याद रखना। तो सीधे सवाल सुनो, सवाल सुनो, खत्म करें। स्टॉपिंग डिस्टेंस is equal to shortest stopping distance equal to velocity square upon 2 म्यू जी। 2 म्यू जी, वेलोसिटी जिस रफ्तार से चल रहा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे मीटर पर सेकंड में, सो 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर अपॉन 2 की जगह 2 म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो टायर और सड़क के बीच में 0.5 दिया, धर दो, एंड जी फॉर ग्रेविटी की जगह 10 रख दो, स्पीड की जगह 20 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ग्रेविटी की जगह 10। ये 0.2 का दुगना, 0.2 का दुगना 1 बन जाएगा। इट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में बच्चों 10 बचेगा, 0 से 0 उड़ा दो, ऑप्शन संख्या ए सही जा रहा। ओ सो सॉरी, बी ऑप्शन सही जा रहा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। समीक्षा बेटा क्या कर रही हो, पढ़ लो बेटिया, दिव्यांग से बात बाद में कर लेना। चल, यस बी ऑप्शन है बेटा, आगे चलें। अच्छा, इस चैट बॉक्स में पहली बार हुआ है बेटा? अच्छा, इसका उल्टा होता है कि कोई दिव्यांग जैसा समीक्षा, मतलब एग्जांपल देना बेटा, परेशान इसको पर्सनली मत लेना, कोई दिव्यांग जैसा समीक्षा को बुलाता है, बट ऐसा पहली बार हुआ कि समीक्षा दिव्यांग को बुला रही। आओ बेटा, दिव्यांश आपको कन्फेशन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे भरोसा है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बच्ची बहुत अच्छी बैठी है बेटा, थोड़ा सा समय बहुत नाजुक है, इसलिए इस पे पढ़ाई पे बहुत प्यारा सवाल यार, कहाँ हम भी बातों में उलझे हुए हैं। जेईई मेंस 2014 का सवाल, प्लीज बच्चों मेरे किसी भी कमेंट को हंसी मजाक में ही लीजिएगा, मतलब जो इस तरह के हैं फर्जी वाले। हाँ जी चलें, ऑडियंस 183, हाँ बेटा कल भूत बना देंगे। चलो स्वप्निल, ज्यादा सपने सजाओ, चैट बॉक्स घुस के मारेंगे, मुझे कोई बुलाता, अरे सेलेक्ट हो जाओ, 10 लोग बुलाएंगे। सपने कह रहा काश मुझे ही कोई बुलाता, तो वो गाना सुना करो, काश कोई लड़का मुझे प्यार, उस टाइप के गाने हैं ना बॉलीवुड वाले। चलो, अरे यार दिव्यांश तो भाई कोई गलती नहीं, कहा सॉरी बोल रहा हूँ, ये तो खुशनसीबी बेटा की आई। 11वां नंबर सवाल देखो, ए यार हम नहीं बदमाशी कर रहे, सॉरी बेटा। क्वेश्चन कहता है प्लीज बी सीरियस, चैट बॉक्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, तत्काल आदेश है और अन्यथा बंद कर दी जाए। सुने, क्वेश्चन कहता है ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको किसी ऐसी सरफेस में रखा गया है जिसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है। बड़ा शानदार सवाल, देखते ही मजा आ जाएगा, सुनो बहुत ध्यान से, सुनो 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 सुनो। कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड बचा हो एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। मीनिंग समझिए इस बात का, असल में ये आपकी ग्राउंड लेवल और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। आपको याद होगा बच्चों कि अगर y की सिंगल पावर x की डबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद है, तो एक्चुअली कर्व टाइप की पैराबोलिक सरफेस होगी ऐसी, कटोरे जैसी, है ना। अरे y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जिसकी 2 पावर दोनों तरफ घेरा जाएगा, x की 2 पावर है, x इधर भी घेरा जाएगा, x इधर भी, वो पैराबोलिक इक्वेशन दिया ना, उठा के पटक दिया, देखो सही आ रहा है। एक m मास का ब्लॉक है, वो इसी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली, ऐसे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली सरफेस पर रखी, इसको ऐसे काटा गया, स्कूप की तरीके काटा गया, कटोरी की तरीके काटा गया। तो एक ब्लॉक है जो ऐसे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में रखा गया, ऐसे रखा गया, यहां ये रखा है बेटा, m मास रखा। चैट बॉक्स बंद कर दो, अब सुनो प्लीज शांत रहो, ये रखा गया है। तो कर्व्ड सरफेस y बराबर x²/6 में ये आपका m मास रखा गया है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन समथिंग के साथ, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। अगर कोएफिशिएंट ऑफ, प्लीज मैं कह रहा हूं चैट बॉक्स बंद कर दो, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर, यहां जो म्यू अवेलेबल है वो 0.5 है, म्यू बराबर 0.5, तो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर कितनी हाइट पर एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, कितनी हाइट पर ब्लॉक रखा जाए ताकि स्लिप ना करे। मेरी बात सुनो बेटा, एक्चुअली जो वर्टिकल लेवल है ना वो y एक्सिस की तरफ है, तो एक्चुअली हमें h के नाम पर वो y पता करना है,
जब ब्लॉक रहेंगे, भाई सिंपल सी बात है। हम कभी कभी होता नहीं कि कोई सामान बार बार उठा के रखते हैं, बार बार स्लिप कर जाता, फिर और ऊपर थोड़ा सा ठीक रखा, थोड़ा और नीचे रखा, सेटिंग करते करते एक लेवल पक्का आता है इंक्लाइंड सरफेस पर जहां वो टिक जाता है। ठीक। अच्छा बच्चों, कर्व सरफेस पे वैसे भी हमारा उद्धार से होने वाला नहीं, क्योंकि कर्व सरफेस की जानकारी हम लोगों को कम होती है, तो हम कर्व सरफेस के किसी पॉइंट की स्टडी करेंगे। हमने माना ओरिजिन से, रिपीट करता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है, कर्व है, उसका रास्ता है, पाथ का फोटो है या प्लेटफॉर्म का फोटो है, उस पर m मास का जो ब्लॉक है वो कुछ इस कदर रखा गया है ताकि ये स्लिप ना करने पाए, उस मैक्सिमम लेवल ऑफ हाइट की वैल्यू बतानी। मान लीजिए ओरिजिन से किसी x दूरी पर कोई y हाइट चढ़कर ऐसे हमने ब्लॉक को रख दिया। अच्छा, जिस x पर, जिस पॉइंट पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, उस पॉइंट पर आप तत्काल खींचिए टेंजेंट, फायदा। अब आपका जो ब्लॉक है वो कर्व सरफेस पे रखे होने की बजाय टेंजेंट पर रखा है। टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल मान लीजिए अल्फा, टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल मान लीजिए अल्फा। अब सोचिए ये प्रॉब्लम आपकी कुड इंक्लाइंड प्लेन से लेकर सीधी इंक्लाइंड प्लेन की बन गई। फायदा बताते हैं बेटा, किसी इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल अल्फा है, अगर उस पर एम मास रख दो, तो एम मास का याद करो, एम जी नीचे की तरफ, एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा, और स्लाइडिंग टेंडेंसी के अपोजिट म्यू एम जी कॉस अल्फा। अगर एम जी साइन अल्फा म्यू एम जी कॉस अल्फा के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन का भी पीछे एक शर्त आई थी, म्यू बराबर टेन अल्फा। तो किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा है और अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टेन अल्फा के बराबर कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में इस पर रखा कोई ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा। सो नो स्लिपिंग की कंडीशन म्यू बराबर टेन अल्फा। डन। और देखो जरा, ये जो टेन अल्फा है, आपको याद होगा सबसे पहले कर्व पर खींची टेंजेंट, टेंजेंट से मिला अल्फा, अल्फा से मिला टेन अल्फा, अल्फा से मिला टेन अल्फा। टेन अल्फा का ही नाम स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx, dy बाई dx। तो बातें कनेक्ट करिए, इंक्लाइंड प्लेन पर सरकने ना पाए उसके लिए पीछे कंडीशन मिली थी म्यू बराबर टेन अल्फा, है ना, और टेन अल्फा की वैल्यू dy बाई dx के बराबर, राइट। इतनी बात ठीक है। इसका मतलब अगर तीनों फैक्टर्स बराबर है तो क्या इसे इसके बराबर कर सकते हैं? वजह बताएं आपको, म्यू की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.5, 0.5, dy बाई dx पता करना है, तुरंत तत्काल डिफरेंशिएट कर लेंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात। देखो डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं आपको, अभी तत्काल दिखाते हैं। पहले तो y बराबर क्या है, तो y बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 6, वो ऊपर लिखा है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, अर्थात y का x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन आवश्यकता है इसकी। जैसे इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 1/6 तो है कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, पावर को बना दो कोएफिशिएंट, पावर 2 में से 1 कम तो 1, 2 से काटोगे 3 आएगा, आंसर x/3। गलत क्या तो बताना, गलत तो नहीं किया बेटा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि y प्रोपोर्शनल टू y इज इक्वल टू x³/3 होना चाहिए। देख लेते हैं बेटा। अच्छा लाओ थोड़ा सा जो मन कर रहा है वैसा करके देखते हैं। क्या करिए, x³/3 होता, डिफरेंशिएट करो इसको, सो आ जाता dy, रुक जाओ बेटा ध्यान रखना, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सीख रहे हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू, पावर को बना दो कोएफिशिएंट, है ना, पावर को बना दो कोएफिशिएंट, पावर रिड्यूस बाय 1 और अपॉन में 6 लिखा रहने दो, 3 दूनी 6, तो dy बाई dx की वैल्यू x²/2 के बराबर है। अब सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.5 और dy बाई dx की वैल्यू x²/2, अब दोनों कर दो बराबर। क्यों? इंक्लाइन प्लेन का कोएफिशिएंट म्यू अगर इसकी FBD से बैलेंस हुए tan अल्फा के बराबर है तो ब्लॉक नहीं सरकेगा, और tan अल्फा उस ज्योमेट्री से, अल्फा से tan अल्फा से स्लोप dy बाई dx के बराबर है, तो सारी बातें कनेक्टेड है। तो म्यू की वैल्यू 0.5, dy बाई dx यानी x²/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच्चों क्या, x² बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.5 का दुगना, 0.5 का दुगना क्या 1 बन जाएगा, और स्क्वायर हटाकर रूट लगाओगे तो क्या x बराबर बच्चों, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो क्या x बराबर ±1 आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। अब x की जैसे ही वैल्यू मिल जाए, x की जैसे वैल्यू मिल जाए तो मुझे
वही x चाहिए जहां पर आपने ये स्लोप वगैरह बनाकर कैलकुलेशन किया है। तो इस x की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन पर, हम तो कहते हैं ना x की वैल्यू रखो उस पॉइंट पर y आएगा, तो x की वैल्यू जिस पर ये कैलकुलेशन हुआ है वो 1 है। तो जैसे x बराबर यहां 1 डालोगे, सो y इज इक्वल टू, बच्चों x क्यूब है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, x क्यूब बाई 6 में जैसे वैल्यू डालोगे, एक्सप्रेशन में वैल्यू डालोगे, सो y इज इक्वल टू x क्यूब मतलब 1 क्यूब, 1 क्यूब मतलब 1 बाई 6 आ जाएगा। y बराबर मतलब x बराबर 1 पर अगर आप चले जाओ तो कर्व इक्वेशन के हिसाब से y बराबर 1 बाई 6 वो हाइट है जहां पे आपका ब्लॉक टिक जाएगा, जहां म्यू बराबर tan अल्फा होगा, जहां म्यू बराबर tan अल्फा बराबर dy बाई dx होगा, राइट। सो y बराबर 1 बाई 6, ए ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन। हाँ बेटा ए सही है, ये सही है, बिल्कुल तर्क ना करें, बिल्कुल ठीक चल रहा सब कुछ। राम नगर पटेल जी कहते हैं गुड नाइट, थोड़ी देर और रुक जाते बेटा। क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, बस खत्म होने वाला बेटा। जो सेशन थोड़ा सा लेट हुआ है बस उसी की कंपनसेशन कर रहे हैं बेटा, और बहुत बहुत बधाई। आदित्य बताइए, कहते हैं वील मीट टुमारो, किससे मिल रहा भैया? बहुत प्यारा सवाल मेंस 2015 का, एक ये सवाल बहुत प्यारा है, एक ये भी सवाल बहुत प्यारा है मेंस 18 का, और ये भी सवाल, 3 ही सवाल है बेटा, बस 3 सवाल और बहुत तेज करेंगे तो फटाफट कर ले। अब देखो ये देखो कितने अच्छे तरीके से, अब ये देखो ये आज बस आखिरी आज शाबाश हनामत। सुनो, इन द गिवन फिगर देयर आर 2 ब्लॉक्स A एंड B, एक का वजन 20 न्यूटन, ले भैया 20 न्यूटन, और B का वजन 100 न्यूटन, ले भैया 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से। क्वेश्चन कह रहा these are being pressed against the wall in a given system, the wall journal, the coefficient of friction between the block and block, इन दोनों के बीच का जो coefficient of friction है वो 0.1 है। चलो हम याद रखेंगे, ये ब्लॉक का है, ये ब्लॉक का फ्रिक्शन है, और ब्लॉक और वॉल के बीच का जो coefficient of friction है, यहां जो coefficient of friction है वो म्यू बराबर 0.15, सही है। क्वेश्चन कहता है फ्रिक्शनलेस फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो ये बताओ, अगर मतलब सवाल को समझे, थोड़ा सा भी समझे बेटा, कोशिश करिए। असल में ए जो कि 20 न्यूटन का है और बी जो कि 100 न्यूटन का है, दोनों को एक कॉमन फोर्स एफ से लगाया जाए। बच्चों यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में स्पेस देके दिखाया गया है, एक्चुअली सब आपस में सटे हुए हैं। तो सबसे पहले एफ फोर्स लगाकर ए को दबाया, ए ने बी को दबाया, और सब मिलकर दीवार से चिपके हुए हैं, मतलब ए बी से चिपका है और बी दीवार से चिपका है। क्वेश्चन कहता है फ्रिक्शन एक्चुअली ये लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस लिख दिया, ये फ्रिक्शनल होगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बी। तो अच्छा बताओ, बी ब्लॉक सरकना चाहेगा तो दीवार इसे रोकेगा। अब दीवार पर फ्रिक्शन के रूप में होगा एक्शन, तो दीवार इस पर करेगी रिएक्शन, मतलब बी के ना सरकने के लिए इस पर दीवार ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एफएस बी लगा देगी। समझ पाए? अब सोचो बारी बारी से, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, मुश्किल से शायद 1-2 लाइनों का, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना, इन सब की आवश्यकता भी नहीं, लॉजिकल तरीके से चलना। ये बताओ, मतलब हर जगह आप परेशान हो ना, इतने सारी वैल्यूज देने के बाद आप घबराओगे नहीं, आप बारी बारी से क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करो जैसे हम कह रहे हैं। ये बताओ, आपने दबाया, दबाने के बाद इन दोनों के बीच हुआ प्रेसिंग एक्शन, यही डेवलप हुई नॉर्मल रिएक्शन। अब इसे ना गिरने दिया जाए, इसके लिए क्या, ए को बी की कांटेक्ट सरफेस ऊपर की तरफ फ्रिक्शन ऑफर करेगी। कितना फ्रिक्शन ऑफर करेगी? वजन के बराबर 20 न्यूटन। भाई दो के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन ही तो इसे स्लिप करने से रोकेगा। दूसरी बात और याद रखो, हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग से ये स्लाइड होने से नहीं रुकेगा, हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग इसे स्लाइड करेगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग इसे प्रेस करेगी, ये हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग में आएगा, और इसका स्लाइड होना वजन की वजह से इसके लिए वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग केवल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देगी, इसका गिरना वर्टिकल वजन की वजह से है, तो वर्टिकल को कोई वर्टिकल फोर्स ही बैलेंस करेगा। तो 20 न्यूटन के ए वाले ब्लॉक को गिरने से 20 न्यूटन का फ्रिक्शन ही रोक सकता है। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन बगल वाला लगाया, तो इसने इस पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाया। फ्रिक्शन एक एक्शन रिएक्शन टाइप का फोर्स है। अगर ए पर फ्रिक्शन लगा ऊपर की तरफ 20 न्यूटन, तो ए वाला तत्काल बी पर लगाएगा फ्रिक्शन 20 न्यूटन नीचे की तरफ। तो बेटा इतनी ही बात सोचनी, कुछ नहीं, सवाल खत्म हो गया। रिपीट करूंगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग से अलग बात है, वर्टिकल बैलेंसिंग अलग बात है। किनारे से सोचना शुरू करो, ए के 20 न्यूटन को गिरने से बी के फ्रिक्शन ने रोका होगा, बी ने ए पर फ्रिक्शन लगाया ऊपर की तरफ,
ताकि ऊपर का फ्रिक्शन 20, नीचे गिरने वाला 20 बैलेंस हो जाए, ए ना गिरे। ए पर जो फ्रिक्शन ऊपर लगा है वही बी पर नीचे काम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जैसा, रियल फोर्स जैसा काम करता है। तो फ्रिक्शन ए पर ऊपर की तरफ, तो वही फ्रिक्शन बी पर नीचे की तरफ। अब सुनो, बी पर कुल मिलाकर दो फोर्सेस है, एक तो बी का खुद का वजन 100 न्यूटन और दूसरा बी पर फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन। तो कुल मिलाकर 100 और 20 मिलाकर डाउनवर्ड डायरेक्शन पर 120 न्यूटन का फोर्स हो गया है। और इस बी को रोकने के लिए केवल और केवल एक लोग मौजूद है जिसका नाम बॉल है। तो बॉल द्वारा बी पर ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाया जाना चाहिए, बॉल द्वारा बी की सरफेस पर उतना ही फोर्स लगना चाहिए ताकि बी गिर ना सके। और बी को गिराने के लिए जो एफर्ट है वो 120 न्यूटन का, तो रोकने के लिए भी 120 न्यूटन का एफर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन संख्या सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चले बेटा जल्दी करें, 30 वोट पड़े भाई, बहुत गलत बात है, तो संख्या भी कम है। प्यारा सवाल यार, बहुत प्यारा सवाल बच्चों, मतलब बहुत ज्यादा चिंतन का सवाल नहीं है। रिपीट करूंगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग अलग, वर्टिकल अलग। ए गिरना चाहता है 20 के साथ, रोकने के लिए ऊपर 20 तो नीचे 20। अब बी पर टोटल जो लोड आ गया है वो खुद का वजन है, और इसे जो फ्रिक्शन दिया गया है वो फ्रिक्शन फोर्स 20 है। तो 20 + 100 = 120, और 120 को दीवार बैलेंस करेगी। ठंडे दिमाग से सोचना, कोशिश करना, जितने लॉक्स हमने खोले उससे सवाल आपको दोबारा देखने में भी समझ में आ जाएगा। रहिए चले, ब्रिटिश कहते हैं सर नींद लग रही को सुनाओ। सुनना है तो कहानी सुनो, वो एक गाना है ना। आओ चलो प्रॉमिस करते हैं एक रात छुट्टी कर देंगे, जाओ तुम भी याद रखोगे यार। बस ये आखिरी सवाल है, पूरी जान लगा दो। हालांकि इसके बाद एक और है, वो कल हम या एक काम करेंगे, उसको हम रिवीजन में डाल देंगे, है ना, चटपट में डाल देंगे। और जल्दी दिमाग लगाओ, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, छोड़ नहीं सकते। जेईई मेंस 18 का और इसी वैरायटी के सवाल यही पीएमटी भी आए, नीट में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा सवाल है, बहुत रिसेंट ईयर का है, कोई 10-20 साल पुराना थोड़ी है भैया। दो ब्लॉक है ए और बी, ए वाला है 10, ए वाला है सॉरी ए एंड बी, ए है 10 किलो और बी है 5 किलो। ये वाला 10 किलो, बहुत प्यार से करेंगे सवाल, ये वाला है 5 किलो, ठीक, दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड है, चलो ठीक है, ठीक, दो मास, ए वाला 10 किलो, बी वाला 5 किलो, ये 10 है वो 5 है, रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द कॉर्नर ऑफ टेबल। टेबल पे कनेक्शन हो, सब लटक रहा है, मतलब सिस्टम गिर जाएगा, कंफर्म गिर जाएगा। अगर स्मूथ सरफेस हुई तो इस वजन से ये सब सरक के गिर जाएगा। बट अच्छी बात है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ ए विद द टेबल इज 0.2। जो ए का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहां पर म्यू बराबर 0.2 है। ऐसा हमने सवाल कह रहे हैं, कह रहा सी का कितना मास होना चाहिए, मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी एडेड टू प्रिवेंट ए स्लिपिंग मूविंग फ्रॉम इट। इस पर और कितना वजन रखा जाए ताकि ये जो ए वाला ब्लॉक है, ये छिप गया है, ए वाला ब्लॉक, बेटा ये ए है, लिख दे यहां साइड में, ये ए वाला ब्लॉक, ये स्लिप करने से रुक जाए। बहुत इसी बड़ी कहानी बेटा। टेबल है, टेबल में एक वजन लटक रहा पुली से, वो वजन से गिराना चाह रहा, देखो जरा कितना गिराना चाह रहा। अगर मास m होता तो mg से गिराता, 5 है तो 5j से गिराएगा। जैसे गिराना चाहेगा, रस्सी टाइट, रस्सी टाइट, तो रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन। एक अच्छी बात बताएं बेटा, टेंशन इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, अतः वो इस 5g के वजन को सीधे पीछे की तरफ ट्रांसफर करेगा, तो आगे जो स्लिपिंग होगी वो भी 5g की। 5g के वजन की वजह से रस्सी टाइट, और रस्सी में यूनिफॉर्मली जो टेंशन डेवलप होगा, या कह सकते हो 5g का टेंशन इस लाइट स्ट्रिंग में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा जो आगे इसे सरकाना चाहेगा। अब अगर सरकाने वाला एफर्ट 5g है तो सरकने से रोकने वाला जो एफर्ट होगा दैट शुड बी fs max। fs max भैया, ये fs max ही से सरकने से रोक सकता। अब सुनो, असल में आपको याद करो, आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे टेबल लेवल से स्लिप कर रहा है तो ऐसे ऐसे करके हाथ मार के उसे दबाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वजन और। कैसे करें सुनाओ, होगा क्या, जैसे मतलब कोई चीज अगर स्लाइड करना चाहे तो स्लाइड करते वक्त हम हाथ मारते दबा दबा दबा, ये बात होल्ड करने की नहीं, पकड़ने की नहीं। अगर हम प्रेस करेंगे तो प्रेसिंग एक्शन बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। गेटिंग पॉइंट। अब हुआ क्या, हो सकता है इस 5 kg के बैलेंस को, वजन को 10 kg बैलेंस ना कर पा रहा, तो थोड़ा सा लोड और बढ़ा दो ताकि प्रेसिंग एक्शन बढ़ जाए, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन रोक ले।
समझ पाए? अब सुनो, चले लास्ट, सुनो आंसर आने लगा बेटा। 5G नीचे, 5G का टेंशन यहां ट्रांसफर हुआ। अब सुनो 10G का वजन नीचे की तरफ, 10G का वजन नीचे की तरफ, आप C जैसा एक्स्ट्रा मास रखिए M, सुनिए M और रख दीजिए। अब देखिए पहले 10G का वजन था और अब mg और बढ़ गया, तो जो नीचे टोटल वजन आएगा वो मेरे हिसाब से 10G प्लस mg यानी 10 प्लस mg आ जाएगा। बताओ सही है? और जैसे ही इस ब्लॉक पर आएगा प्रेसिंग एक्शन विल हैव इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, यानी n ऊपर की तरफ बराबर टोटल mg नीचे की तरफ। ये हो गई वर्टिकल बैलेंसिंग, 10 प्लस mg नीचे, 10 प्लस mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये वर्टिकल बैलेंसिंग। अब सुनो हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग में अगर इसे स्लिप करने से प्रिवेंट करना, सी का मास बताइए दैट मे बी प्लेस्ड ओवर ए टू प्रिवेंट स्लिपिंग मूविंग। अगर इसे हॉरिजॉन्टली स्लिप होने से रोकना है तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स कितना है 5G, ये आगे एफर्ट कर रहा है और पीछे कौन रोक रहा है Fs मैक्स। तो मैं तो शर्त लिखूंगा कि अगर सरकने नहीं देना, सो स्टॉपिंग फोर्स Fs मैक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो स्टॉपिंग फोर्स है Fs मैक्स वो ड्राइविंग फोर्स गिराने वाले फोर्स से बड़ा या बराबर। Fs मैक्स की वैल्यू म्यू मल्टीप्लाई बाय n के बराबर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5G। म्यू की जगह म्यू रख दो, म्यू की जगह म्यू पता है म्यू 0.2 है, म्यू 0.2 है राइट। और नॉर्मल रिएक्शन की जगह ध्यान से देखो तो 10 प्लस mg है, 10 प्लस mg दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5G। g से g कॉमन लेके काट दिया, सही है? लॉजिकली सुनो बच्चों, एक काम और, अगर आप चाहो तो 10 प्लस m को रोक लो, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को यहां रहने दो, और ये जो 0.2 पूरे ब्रैकेट के साथ इनटू है, 0.2 को भेज दो नीचे, 0.2 को दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 50 का आधा 25, इधर आ जाएगा 10 प्लस m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 का आधा 25, 10 को कर दो ट्रांसफर, तो m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस 10 बराबर 15। ए पार्ट। अच्छा कई सारे बच्चों को, बहुत कठिन नहीं था यार, कई सारे बच्चों को बच्चों ऐसे याद होता है कि जो एडिशनल मास है, एक्स्ट्रा एडेड मास, उसके बड़े शॉर्टकट्स याद होते हैं। तो आप कृपया इस प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना करें, आप जैसे नॉर्मल टेक्निक से सीखते आए हैं करते हैं वैसे करिए। हम तो सरल भाषा में कहेंगे कि 5G को रोकने के लिए सीधे Fx मैक्स को काम करना पड़ेगा, और Fx मैक्स बढ़िया करने के लिए आपको वजन ऐड करना, सरकना स्टार्ट हो, प्रेसिंग कमजोर पड़ जाए, वजन रख दो, तो 10 प्लस mg नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के बराबर, और अगर सरकने नहीं देना तो फ्रिक्शन फोर्स लोड यानी गिराने वाले सरकाने वाले लोड से बड़ी या बराबर। तो हर जगह ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन का इस्तेमाल किया है। तो ये लिखा है कि मास की वैल्यू जो ऊपर रखने जा रहे हो भाई हल्का कम से कम 15 किलो रखो, या तो वजन 15 से बराबर रखोगे तो इसकी औकात नहीं की चल जाए, और कम से कम 15 तो रखो बेटा। सो द मिनिमम मास ऑफ सी दैट कैन बी प्लेस्ड ओवर 10 kg टू स्टॉप प्रिवेंट स्टॉपिंग स्लाइडिंग। ठीक है बेटा, आज के इस अच्छे सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे 13 मिनट की ये क्लास रही। हाँ बेटा समझ पाए, शुक्रिया। नहीं बेटा गाना गाने नहीं आए, पढ़ाने आए। अकेले भी तुम गाना गाना, बहुत अच्छा नींद आएगी तुम्हें। गुड नाइट, शुक्रिया, धन्यवाद। कल क्लास में मिलते हैं बच्चों। रिक्वेस्ट करूंगा ऑफलाइन में अपने ऑनलाइन के नोट्स लेकर आना। क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं, बट एटलीस्ट हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग एक एक शॉर्टकट पॉइंट तुम्हारे पास तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए। आई चेक इट इनसाइड द क्लास, राइट? कल बात करेंगे बच्चों क्लास के बाद। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ बेटा, हम भी जा रहे हैं सोने बेटा, कल मिलते हैं क्लास के बाद।